हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये मॉक टेस्ट आपके सीटेट एग्ज़ाम पर फाइनल वार है, क्योंकि आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर मैं करवाने वाला हूँ ये आपके आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेडी हैं आप। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे इफेक्टिव रिसोर्स है, यानी प्रभावशाली संसाधन है। एक कहता है परिवार के सदस्य यानी फैमिली मेंबर, समुदाय के सदस्य यानी आपके कम्युनिटी मेंबर, या न्यूज़पेपर, या आपका कक्षा। इनमें से कौन से आपके पर्यावरण सीखने के प्रभावशाली संसाधन हैं। तो परिवार के सदस्यों की बात करें, इनसे हम पर्यावरण सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो यहाँ पर परिवार के सदस्य सही हो जाएगा। आपका बी अगर बात करें कम्युनिटी मेंबर, जैसे आपका बार्बर हो गया, आपका कुम्हार हो गया जो बर्तन वगैरह बनाता है मिट्टी के, और यहाँ पर आपके टीचर जो हैं वो भी कम्युनिटी मेंबर हैं, डॉक्टर है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। कम्युनिटी मेंबर भी आपका सही है। और यहाँ पर बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम कई सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन कहता है कक्षा यानी क्लास। तो यहाँ पर क्लास दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सबसे प्रभावशाली पूछ रहा है तो सबसे इफेक्टिव आपके ABC होंगे। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये एलिफेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो देख लेंगे। हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर स्टेटमेंट पर विचार करना है। एक कहता है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्या ये आपका स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल आपका ये स्टेटमेंट सही है। हाथी जो होते हैं ऐसा नहीं है कि शरीर से भारी होते हैं तो ज़्यादा आराम करते हैं। हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही, इतने टाइम में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, इतना आराम करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव जाएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी आपका रॉन्ग है। एक हाथी एक दिन में जो है, एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है अकॉर्डिंग टू NCERT। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी कहता है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे होता यह है इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बात बिल्कुल सही है। और ये आपका हाथी पानी की स्मेल से, यानी पानी को बहुत दूर से ये पहचान लेता है, कई किलोमीटर से पहचान लेगा कि वहाँ पर पानी है। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी कहता है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग, जो सबसे आपकी ओल्ड जो फीमेल एलिफेंट होती है, वही आपकी पूरे ग्रुप की लीडर होती है और वही सारे डिसीजन लेती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके पॉजिटिव जाएंगे, डी है, सी है और ए पॉजिटिव जाएंगे, यहाँ बी निगेटिव हो जाएगा। तो ACD वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर CDA लिखा है, तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए, यानी बच्चों के आकलन में किसे शामिल नहीं करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के EVS पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में आपका दिया होता है आज हमने क्या सीखा, इस पर डिस्कस करना, चर्चा करना। आकलन के संकेतकों का उपयोग, यानी आपके असेसमेंट के जो टूल्स हैं उनका प्रयोग करना। बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन यानी क्वालिटेटिव असेसमेंट आपका। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन में आकलन से दूर करना चाहिए पूछ रहा है, तो दूर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शामिल नहीं करना चाहिए। बाकी आपके BCD सारे के सारे सही हैं। ए ऑप्शन क्योंकि पूछ रहा दूर करना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। जैसे आप पर्यावरण के शिक्षक हैं और बच्चों से जानवरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों में क्रिएटिविटी का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या आपका बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ये आपके क्या तीनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है। भाई ऑप्शन तो तीनों वाला भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों वाला ऑप्शन दिया है तो ये सारे के सारे सही हैं। क्रिएटिविटी का भी विकास होगा बच्चे का, और रचना कौशलों का, डिज़ाइन स्किल का भी विकास होगा,
और यहाँ पर आपका सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होगा। तो यहाँ ABC सारे के सारे सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, पूछ रहा है। नोट देख लीजिएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? पोर्टफोलियो आपका होता है क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट। रेटिंग स्केल ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, टूल्स है। यहाँ पर वर्णन अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये भी आपका क्या है, टूल्स है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। यहाँ पर आपका एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो होगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आपका क्या होगा, ये फॉर्मेटिव के अंदर नहीं जाएगा, ये आपका समेटिव के अंदर जाएगा, योगात्मक होगा। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर ये आपके सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा नहीं है तो आपका नहीं वाला ही सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है, जो नहीं है वही सही है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। भाई ईवीएस का नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत है। इसमें क्या होता है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को क्या संकलित करता है, सिर्फ कह रहा है ईवीएस क्या सिर्फ विज्ञान की अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को संकलित करता है। बी कहता पर्यावरण शिक्षा यानी आपका ईवीएस तो है ही, सामाजिक अध्ययन एसएसटी और आपका साइंस की अवधारणाओं और मुद्दों को, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, या फिर आपका पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ईवीएस इंटीग्रेटेड है मैंने कहा, और इसके अंदर आपका पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टॉपिक हैं, उनको संकलित किया गया है, उनको एक में किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण यानी इंग्लिश में बोले, इंग्लिश आसान रहती है, सब थीम है। यहाँ पर सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण यानी आपका सब थीम कौन सी है? तो ईवीएस आपकी 6 थीम पर बेस्ड है। वो 6 थीम कौन सी है? पहली आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है, दूसरी अगर बात करें तो आपका फूड हो जाएगी, तीसरी आपका क्या हो जाएगी, वाटर हो जाएगी, फिर आपका शेल्टर हो जाएगी, इस तरीके से फिर ट्रैवल हो जाएगी, थिंग्स वी मे कैन डू आपकी 6वीं थीम हो जाएगी। तो यहाँ पर सब थीम की बात करें तो मेजर थीम आपकी पहली परिवार और मित्र है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। भोजन भी आपकी मेजर थीम है, फूड, और यहाँ थिंग्स वी मे कैन डू ये भी आपकी मेजर थीम है। तो यहाँ पर सब थीम के अंदर क्या नहीं आपका, मैंने कहा जो मेजर थीम नहीं है वही सब थीम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका एनिमल्स क्या है, ये सब थीम हो जाएगी। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, इसमें का एक क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन क्या, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठता है। ये ट्रेन 19:45 बजे चलती है सूरत से, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नागरकोइल पहुंच गई। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, 2120 किलोमीटर, तो इस जर्नी में टोटल आपकी जो है एवरेज स्पीड क्या थी ट्रेन की। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा उससे 3 स्टेप में लगाएंगे और तुरंत लगा देंगे 5 सेकंड के अंदर। पहला स्टेप क्या है, ट्रेन कब चली, 29 को चली, और पहुंची कब, आपकी 1 दिसंबर। तो 29 को चली, फिर 30 को चली, चूंकि नवंबर आपका 30 का महीना होता है, तो यहाँ पर 1 को पहुंच गई। अब देखिए यहाँ से यहाँ 29 से 30 24 घंटे हो गए, और 30 से 1 24 घंटे हो गए, टोटल इसका कर लेंगे 48 हो जाएगा, 48 घंटे। अब जो टाइम दिया है इसका डिफरेंस कर लेना है, यहाँ पर 19:45 और 11:45 के बीच का डिफरेंस कर लीजिए। 0 बचा, इधर 8 आपका, यहाँ 8 आपका डिफरेंस आया 19:45 और 11:45 के बीच का। इस 8 को आप माइनस करेंगे 48 से, आपका 40 बच जाएगा। ये क्या है, टोटल जर्नी में लगा टाइम आपको पता हो गया कि 40 घंटे ट्रेन चली है, और दूरी कितनी चली है, 2120। अब आपका क्या है आंसर आने वाला है, फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस है आपकी 2120, और यहाँ पर टाइम दिया गया 40। 0 0 कैंसिल, 4 आपका 4 5 जा 20, और 1 बचा, 4 3 जा 12। यहाँ पर 53 किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस दी थी,
तो किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, क्या सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है? नैरेटिव्स यानी वृत्तांत, स्टोरीज कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताइए किसके द्वारा बच्चे को सबसे प्रभावशाली तरीके से ईवीएस से जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर नैरेटिव्स तो सही हो जाएगा। ये क्या होता है, आपका बीती हुई किसी बात या घटना का वर्णन करना, सुनाना बच्चों को, तो यहाँ बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा नैरेटिव्स। कहानियों के माध्यम से भी आप पर्यावरण सिखा सकते हैं बच्चों को, ये प्रभावशाली तरीका है। लेकिन यहाँ प्रभावशाली व्याख्या बच्चे को नहीं करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, यहाँ पर व्याख्या नहीं करनी है, तो व्याख्या वाले दोनों आपके निगेटिव हो जाएंगे। कल मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें देख लीजिएगा पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड क्या है। व्याख्या आपका निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ आपका बचा ए और बी। ए और बी वाला ऑप्शन सेकंड है, केवल ए और बी, ये प्रभावशाली तरीके होंगे बच्चे के पर्यावरण सीखने के। अगला बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो भी थोड़ी आप कुछ चीज़ें सुन लेंगे। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, या ऑस्ट्रेलिया में, या आपका राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक, इसका नाम जरूर रेगिस्तानी ओक है, लेकिन ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की दिक्कत हो जाती है, तो लोग इसके तने में, इस पेड़ के तने में एक पतला पाइप डालते हैं, और क्या होता है, पानी निकाल लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में लगभग इसकी लंबाई की अपेक्षा 30 गुना अंदर तक जाती हैं, गहराई तक जाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबू धाबी की अगर बात करें तो यहाँ पानी जो है वो पेट्रोल से महंगा है। यहाँ आपके रेत ही रेत पाई जाती है, और रेत के नीचे आपका पेट्रोल पाया जाता है। पेट्रोल बहुत है इसलिए पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। यहाँ आपका खजूर वगैरह खूब होता है, डेट जिसको बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु के निकटवर्ती मैप अगर आपका तैयार है तो क्वेश्चन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसमें तमिलनाडु का निकटवर्ती कौन हो जाएगा? भाई अगर बात करें इस तरीके से कुछ मैप अगर बना लें हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश, ओडिशा दूर है आपका, तमिलनाडु कहीं यहाँ पर है आपका, ठीक है, ओडिशा दूर हो जाएगा, तो ओडिशा वाले ऑप्शन ही कैंसिल कर देने हैं। ओडिशा जहाँ मिलेगा कैंसिल। महाराष्ट्र आपका इधर है, महाराष्ट्र भी दूर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, वो कहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये भी छत्तीसगढ़ वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मैप से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती हैं, इनकी सीमा तमिलनाडु से लगती है। यहाँ देखिए तमिलनाडु की अगर बात करें तो ये आपका तमिलनाडु है, और ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ये आपके सीमावर्ती हैं किसके? तमिलनाडु के। अगला बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राइमरी लेवल पर ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? एक कहता विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, यानी क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना ये आपका उद्देश्य है, एनसीएफ 2005 द्वारा बताया गया है। ये तो सही हो जाएगा। आपको निगेटिव देखना है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बिल्कुल हस्तपरक अनुभव, हैंड्स एक्टिविटी जो होती है, लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखना, ये सारी चीज़ें बच्चे के अधिगम को अच्छा बेहतर बनाती हैं, तो यहाँ ये भी आपका पॉजिटिव के अंदर जाएगा। सी कहता प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए और उनके बीच संबंध को पहचाने, ये भी पॉजिटिव में जाएगा। चाहिए आपको निगेटिव, तो लास्ट बचा एक आपका, तो वही आपका निगेटिव हो जाएगा। क्या है? पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यहाँ पर जहाँ पर सटीक
संख्यात्मक कौशल जैसी बात होगी वो ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा, 12 का डी। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस दिए गए राज्य में स्थित है? दांडी कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आपका गुजरात? तो आंध्र प्रदेश की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना अब तो हो गया है, तो तेलंगाना अपनी खूबसूरत पोचमपल्ली साड़ियों के लिए फेमस है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती आपका राज्य है। अगर बात करें कर्नाटक की तो यहाँ पर होलगुंडी एक गांव है जहाँ बच्चों की पंचायत है जो जल संरक्षण का काम करती है, उसका नाम है भीमा संघ, ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वर्ली आपका जो कला होती है चित्रकला वो महाराष्ट्र से हो जाएगी। और यहाँ पर गुजरात की अगर बात करेंगे तो वलसाड स्टेशन पर आपका पूरी साग और ठंडा दूध अधिकतर विक्रेता आपको बेचते हुए नजर आएंगे। और अहमदाबाद स्टेशन पर आपको ढोकला चटनी और लेमन राइस आपको बेचते हुए नजर आएंगे अधिकतर वेंडर। रही बात दांडी की तो वो है आपका गुजरात के अंदर। और आपका गुजरात के अंदर क्या है, ये आपका एक भूकंप भी आया था, उसको भी याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। तो भूकंप आपका कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था, ये याद रखना है, 26 जनवरी 2001 को आया था, ये आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है, भुज के अंदर जो भूकंप आया था। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, भाई बच्चे को अगर सिखाना है तो सीधा सीधा सोचिए कैसे सिखाएंगे। ग्लोबल टू लोकल, क्या पहले विश्व की चीज़ें बताएंगे फिर लोकल पे आएंगे फिर उसके आसपास की बताएंगे? तो ये तरीका क्या है आपका रॉन्ग है। सही क्या होगा? लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय से वैश्विक। मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें बच्चे को दिख रही हैं उसके बाद जो ना दिखती हैं उन चीज़ों पर जाना, तो मूर्त से अमूर्त आपका तरीका होता है। ज्ञात से अज्ञात होता है, ना कि अज्ञात से ज्ञात। बच्चे को पहले वो चीज़ें सिखाएंगे जो ज्ञात हैं और उसके बाद अज्ञात चीज़ों पर चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कौन सा अनुसरण होता है, तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात सही है, बाकी मैंने आपके उल्टे निशान लगा दिए हैं, ये सारे के सारे गलत दिए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर क्वेश्चन है आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। अगर आप बच्चे को खोजने के द्वारा सीखने पर जो है वो आपका पर्याप्त समय दे रहे हो तो ये क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है? याद करने वाली बात बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है? चलिए देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ईवीएस जो है वो ना तो शिक्षक केंद्रित है ना टेक्स्ट बुक यानी आपकी पुस्तक केंद्रित भी नहीं है। तो जहाँ शिक्षक केंद्रित पुस्तक केंद्रित दिखे वहाँ उस ऑप्शन को नहीं लेना है। यहाँ बेस्ट ऑप्शन आपका पर्यावरण जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का अपना स्कोर बताइएगा इस मॉक टेस्ट का कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ईवीएस की एक और धुआंधार वीडियो देंगे, कल आपका एग्जाम है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।